जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा अर्थिंग, भू संपर्कन। तो अर्थिंग से हम समझेंगे कि क्या तात्पर्य होता है और इसको हम किस जगह कितने प्रतिरोध की अर्थिंग को करना आवश्यक होता है। सब स्टेशन हो गया, घर हो गया, निम्न अर्थिंग, हाई अर्थिंग और मीडियम अर्थिंग। इन अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, कितना होना चाहिए और अर्थिंग कितने प्रकार से होती है इसको भी देखेंगे। तो आज कुल मिला के मेरा टॉपिक जो रहेगा तो अर्थिंग का रहेगा। तो अर्थिंग को हम समझेंगे कि अर्थिंग होती क्या है। तो अर्थिंग यदि कोई हमारा हो गया यहाँ धातु से बना कोई उपकरण हो गया, धातु से बना उपकरण, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं कूलर के रूप में। आपके घरों में कूलर होगा जो धातु से बना होगा, है ना। तो ये हो गया कूलर। इस कूलर में हम लगा देते हैं पंखी। इस कूलर में हो गई ये पंखी। अब ये कूलर आपके घरों में है और इसमें यदि आप अर्थिंग नहीं किए हैं तो इसमें जो इंसुलेशन लगा होता है वो हो गया पंचर, और वो जो लाइव तार है, जीवित तार है, जीवित तार मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, वो इसके बॉडी से कनेक्ट हो गया और आप जाके इसको क्या किए, इसको आसानी से आप जाके इसको ये हैं आप जाके इसको क्या किए, टच कर दिए। तो फिर आपको क्या लगेगा, यदि यहाँ पास लगा है आपका ये 0 विभव का वोल्ट है तो आपको लगेगा यहाँ पास शॉक और आप क्या हो जाएंगे, झंझना जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पास हम लाइव तार जो है तो उसका जो विभव है वो इस पूरे मेटेलिक्स में घूम रहा है और यहाँ पास हो गया उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव, उसके बीच में आप आ गए एक चालक के रूप में और आपके बॉडी से ही वहाँ पास होगी धारा का प्रवाह और आपको लग जाएगा शॉक। तो इससे हमको क्या होना है, सुरक्षा इससे प्राप्त करना है कि किसी कारणवश इसमें हो गया, वायर डैमेज हो गया, लाइव तार इसमें जुड़ गया है, तो उससे हमको अर्थिंग से सुरक्षा प्रदान करना है। वो उस विद्युत शॉक से हमको सुरक्षा प्रदान करना है, तो उसके लिए हमको करना होगा अर्थिंग। तो अर्थिंग की डिफिनीशन क्या होगी, कैसे आपसे कोई पूछे कि अर्थिंग क्या है, उसकी डिफिनीशन आप बताओ। तो अर्थिंग को आप बताएंगे कि हो गया मेरा उपकरण जो धातु से बना है। हम नहीं चाहते कि इसमें से क्या हो, धारा प्रवाहित हो, हम चाहते हैं कि चालक तार से ही धारा प्रवाहित हो, इस पूरे बॉडी से धारा प्रवाहित नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश धारा इससे प्रवाहित हो रही, तो उससे हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके हम भूमि में एक तार की सहायता से इसके भूमि तक उस लीकेज करंट को हम पहुंचाएंगे, तो उसी को हम अर्थिंग बोलेंगे। इसके स्पेशल डेफिनेशन में कैसे, ऐसे उपकरण जो धातु से बने हों लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें से धारा प्रवाहित ना हो, लेकिन उसमें धारा प्रवाहित लीकेज करंट हो रही है, तो उसको धरती से, भूमि से, अर्थ से किसी तार की सहायता से संयोजित करना, संपर्कित करना अर्थिंग कहलाती है। तो हमने क्या किया, इसको भूमि से संयोजित कर दिया। तो अर्थिंग जो होगी अर्थिंग को हम बोलेंगे भू संपर्कन। तो अर्थिंग को हम बोलेंगे भू संपर्कन। तो अर्थिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे हम चाहते हैं कि धारा प्रवाहित ना हो। कौन सी धारा, यहाँ पास लीकेज धारा प्रवाहित हो रही है, तो लीकेज धारा, तो ये लीकेज धारा हमारी प्रवाहित ना हो। ये किससे बना है, ये धातु मेटल से बना है, मेटल से बना है। अब इससे हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे एक चालक तार की सहायता से यहाँ पास हम कर देंगे अर्थिंग। जब अर्थिंग हम कर देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा हमको सुरक्षा। ये क्या है, अर्थिंग, अर्थिंग तार, तार लिखे, चालक तार लिखते हैं, चालक तार। तो ये है अर्थिंग चालक तार। यहाँ पास सीधे हम ग्राउंडिंग कर दिए। अब यहाँ पास जो वोल्टेज होगा इस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो है कम और हमारे बॉडी का प्रतिरोध है ज़्यादा।
तो यह जो लीकेज करंट होगी तो सीधे ही कम प्रतिरोध वाले मार्ग से अर्थिंग से आ जाएगी और हमारे बॉडी से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध हमारे बॉडी का प्रतिरोध है ज़्यादा। हाई रेजिस्टेंस वाले से फ्लो नहीं होती करंट, लो रेजिस्टेंस पाथ से होती है करंट फ्लो, तो इससे हमको मिल जाएगी सुरक्षा। तो अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? अर्थिंग करने का क्या उद्देश्य होता है, हम किस लिए करते हैं? तो हम अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें मानव की, मनुष्य की सुरक्षा मिले, सेफ्टी मिले मनुष्य के लिए। और दूसरा कि यहाँ पास जो उपकरण होते हैं, उपकरण से होंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो और वह उपकरण हो जाएंगे ख़राब। तो उपकरण की सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं। इसमें जो अर्थिंग होती है तो उससे लीकेज करंट को हम ग्राउंडिंग करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। लीकेज करंट नहीं चाहते कि इसमें से लीकेज हो, तो यदि होती है तो उसको हम ग्राउंडिंग करने के लिए हम फिर अर्थिंग करेंगे। अब जो अर्थिंग होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? कोई भी हमारी ये अर्थिंग है तो ये अर्थिंग हम सब स्टेशन में भी लगाएंगे, अपने घरों में भी लगाएंगे और अन्य जगहों पर भी लगाएंगे। तो इस अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अर्थिंग का प्रतिरोध जो होता है वो पूछा जाता है आपसे। अर्थिंग का प्रतिरोध पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए। भू संपर्कन। तो अर्थिंग का प्रतिरोध, यदि आप लगाते हैं अर्थिंग कहाँ? सब स्टेशन में। और सब स्टेशन वो कैसे सब स्टेशन में? लार्ज सब स्टेशन में। लार्ज मतलब बृहद। तो यदि आप बड़े सब स्टेशन में लगाते हैं तो वहाँ पास अर्थिंग का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए? अर्थिंग का प्रतिरोध 5 ओम तक होना चाहिए, 0.5 ओम तक होना चाहिए। तो 0.5 ओम। यदि आप अर्थिंग लगाते हैं कहाँ? मीडियम सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र, सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र। तो मीडियम सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र। तो मीडियम सब स्टेशन में, माध्यम सब स्टेशन में लगाते हैं तो वहाँ पास की जो अर्थिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 ओम होनी चाहिए। यदि आप लगाते हैं स्मॉल सब स्टेशन में, स्मॉल सब स्टेशन, तो फिर स्मॉल सब स्टेशन में जो अर्थिंग, स्मॉल मतलब क्या होता है? लघु। लघु मतलब छोटे सब स्टेशन में। तो वहाँ पास अर्थिंग का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम तक होना चाहिए। कितना? 2 ओम तक होना चाहिए। यदि आप अर्थिंग लगाते हैं अन्य जगहों पर, अन्य जगहों में वहाँ पास निर्धारित नहीं कर सकते हम कि वो गीली जगह है, सूखी जगह है, पहाड़ी है, पथरीली है, कैसी जगह है, तो उसको हम अन्य जगहों में ले लेते हैं। तो यदि आपको अदर प्लेस में पूछता है, अन्य जगहों या स्थानों पर, तो अन्य जगहों पर, तो अन्य जगहों पर जो अर्थिंग होगी आपकी वो कितनी होगी? 8 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 8 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जो अर्थिंग आप अपने घरों में करते हैं, अक्सर हम लोग के घर में जब पूर्ण रूप से बिजली का वितरित नहीं हो पाता था, लाइट कम आती थी, उसमें वोल्टेज कम आता था, तो उसको फिर हम एक फेज ले लेते थे और दूसरे फेज के लिए हम क्या करते थे? उसको ग्राउंडिंग कर देते थे। तो वहाँ पास हम एक फेज और ग्राउंडिंग, तो अर्थ और एक फेज की सहायता से हम लोग बल्ब जलाते थे। उसके अंदर हम राड को डाल देते थे। तो राड अर्थिंग जो होती है तो वो लोग हम बचपन से बिना पढ़े ही उसका यूज़ करते थे। उसको भी हम टाइप में लेंगे आगे, तो उसको भी हम पढ़ेंगे राड अर्थिंग को। तो उसमें हम कोयला वगैरह डाल देते थे, एक दूसरे का देखा सके। बताइए, गांव में भी मतलब ऐसे लोग रहते थे जिनको बुक का नॉलेज नहीं रहता था, इसके बावजूद भी ना वो इतना बढ़िया जुगाड़ करते थे कि लाइट फिर बढ़ जाती थी। चारकोल, नमक डालते थे, कोयला डालते थे। तो इस तरीके से हम लोग करते थे।
तो वहाँ पास हम अपने घरों में, तो घरों में जो अर्थिंग होती है, घरों में जो अर्थिंग होती है तो उसका प्रतिरोध, घरों में अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो वो 5 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 5 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो घरों में अर्थिंग का प्रतिरोध 5 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये अर्थिंग होता है। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? इम्पोर्टेंट लगभग सभी है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको ये वाला याद रखना है। अब बात अर्थिंग की आई तो हमको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारी एक बॉडी है, इसको हम मान लेते हैं कि एक चालक तार है, चूँकि पूरे बॉडी में क्या है? वाटर है, जल है, और इसके साथ साथ इस बॉडी में मिनरल्स, नमक वगैरह भी है। तो उसमें जल में यदि नमक, तो आयन मतलब सीधा से बोले तो ये अपनी बॉडी भी एक चालक तार है। अब इस चालक तार का भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो अपने बॉडी का जो प्रतिरोध होता है तो उसको देखते हैं कि पूरे बॉडी का प्रतिरोध, सूखे बॉडी का, गीले बॉडी का, कान से कान, हाथ से हाथ, पैर से पैर, बॉडी, ये पूरा पेट, इसका मतलब पूरे प्रतिरोध की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पास हम एक बनाते हैं, कोई आपके फ्रेंड या फिर अपने ही फ्रेंड को, ताकि उससे समझने में आसानी हो कि वहाँ पास प्रतिरोध जो होता है तो उसका कितना होता है। पहले हम सामान्य प्रतिरोध को देख लेते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके बॉडी का जो प्रतिरोध होगा वो सामान्य स्थिति में कितना होगा? 1000 ओम होगा। तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। यदि मनुष्य, ये कैसे है? एक स्वस्थ है, मतलब जैसे नॉर्मली हम हैं। यदि मनुष्य की बॉडी जो है तो सूखी है, ड्राई है, सूखे स्थिति में उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्योंकि सूखा कोई रहेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं सूखा हो जाएगा मतलब उसमें नमी कम हो जाएगी। तो नमी कम होगी तो वहाँ फिर वाटर वगैरह भी कम होंगे, तो उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होगा। तो उसको कह सकते हैं कि वह फिर क्या कर रहेंगे? विरोध करेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है फिर। तो प्रतिरोध सूखे, एक शुष्क मनुष्य का, ड्राई शुष्क मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, तो शुष्क मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होगा? तो वो आपका यहाँ पास होगा 100,000। तो इतने ओम का होता है। कितना? 1,00,000 ओम का होगा, या फिर 1,00,000 ओम से कितना हो सकता है? वो 6 लाख ओम। तो 6 लाख, 1,00,000 ओम से 6 लाख ओम तक एक शुष्क, कैसा? एक ड्राई ह्यूमन के जो बॉडी होती है उसका रेजिस्टेंस 1 लाख से 6 लाख तक हो सकता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि आसान में बोलना चाहे, इतना पढ़ना हमको मुश्किल हो रहा तो आप ले लीजिए किलो ओम में। तो कितना किलो ओम? 100 किलो ओम से इसको आप बोल सकते हैं 600 किलो ओम तक। तो शुष्क मनुष्य के जो बॉडी का प्रतिरोध होता है वो 1 लाख से वो 6 लाख ओम तक होता है। फिर या 100 किलो ओम से 6 किलो ओम तक उसके बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। अब बात आती है कि हम कान से कान तक के बॉडी, कान से कान तक के जो हमारा सिर है, इस कान से इस कान तक के, इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा फिर? तो इसको आप मान लीजिए, बोलते हैं ना, ये इस कान को हम ले लेते हैं 50 रुपये, याद रखने का ट्रिक है, 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो इसके एक कान से दो कान के बीच का जो प्रतिरोध है तो इसको लिखेंगे कान से कान। तो कान से कान के बीच का जो प्रतिरोध है तो वो कितना होगा? वो आपका होगा 100 ओम होगा। कितना होगा? 100 ओम होगा।
अब इसको हम देखते हैं कि एक बॉडी को बनाते हैं और उस बॉडी में पैर का भी देख लेते हैं, ये अपना पेट है, पेट का भी देख लेते हैं, हाथ से हाथ का भी देख लेते हैं। तो ये सब नई चीज़ सीखने में ना बहुत मज़ा आता है। ये आपको एग्ज़ाम में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये वाला है, लेकिन आप इसको सीखने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पास हम बना लेते हैं किसी आपके मित्र, तो ये हो गया, ये मित्र हो गए। अब ये मित्र जी का क्या हो गया, ये कान हो गया। ओके, अब इस मित्र जी के ये हम प्रतिरोध को दर्शा दिए। यहाँ पास ये हो गया इनका पैर, ये पहन लिए अपना स्लीपर, तो इनके ये पैर के बीच का हो जाएगा प्रतिरोध। इनका तो फिर हाथ भी बनाना पड़ेगा, तो इनका हम बना दिए हाथ भी। तो जो मनुष्य होता है यहाँ पास, ठीक है, एक यदि स्वस्थ मनुष्य है तो उसके पूरे बॉडी का प्रतिरोध कितना होगा, 1000 ओम होगा। यदि वह मनुष्य स्वस्थ है परंतु उसकी बॉडी सूखी है, तो उस कंडीशन में उस पूरे बॉडी का रेजिस्टेंस जो होगा तो 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक हो सकता है, अर्थात आपका यहाँ 100 किलो ओम से 6 किलो ओम तक हो सकता है। अब इसके कान से कान के बीच का प्रतिरोध देखें तो 2 आँख है और एक आँख यहाँ है, तो यहाँ पास 1 लगा देंगे तो कान से कान के बीच का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। अब इसके एक हाथ में कितना लिया है, 500 रुपया लिया है, और इस दूसरे हाथ में भी कितना लिया है, 500 रुपया लिया है। इस 100 रुपया क्या किया है, कुछ खा लिया है, और यहाँ पास 500 रुपये ये जेब में लेकर क्या कर रहा, भाग रहा। जेब कहाँ होता है, इस पैर में होता है, पैर के पास यानी जांघ के पास। 500 रुपये लेके भाग भी रहा है, कुछ हाथ में लिया है, कुछ यहाँ लिया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 500 जो ओम होता है एक हाथ का और 500 ओम एक हाथ का, 500 ओम एक पैर का, 500 ओम एक पैर का, 100 ओम पेट का, कान से कान 100 ओम, 100 ओम आपको ये दिख रहा, ये 100 ओम दिख रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ओवरऑल यदि यहाँ पास कोई व्यक्ति क्या हुआ, इसको फेज मिल गया, फेज मिल गया, तो यहाँ से इसकी धारा फ्लो होगी तो यहाँ 500 मिला, 100 मिला और यहाँ पास 500, तो ऐसे में 1100 हो रहा, परंतु ओवरऑल आप रेफरेंस में लेंगे तो 1000 इसमें आ जाएगा राउंड फिगर में। तो 1000 ओम इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाथ और पैर के बीच के पूछे, अब तो सब बता सकते हैं आप, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको आखिर ये विद्युत शाख क्यों लगता है और कैसे लगता है, तो वो आपकी गलती रहेगी, तो आपको वो पता है, आपसे बेटर हमको नहीं पता होगा कि आपको कैसे लगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कैसे क्यों लगता है, क्यों वाई, तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं अब। तो जो विद्युत शॉक लगने का मुख्य कारण है, तो उसको शॉर्ट में बोलें तो अपने शरीर से धारा का प्रवाह। लेकिन बोलेंगे मैं तो इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर आपको ऐसे बताएंगे, आपको हम ऐसे बताएंगे फिर। तो यहाँ होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है, क्या है, हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी से जो रक्त का प्रवाह होता है, हमारे बॉडी से जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक निश्चित वेग से भागता है या निश्चित स्पीड से भागता है, ठीक है, अपने अनुसार वो सर्कुलेट करता रहेगा। लेकिन जब हमारे बॉडी से कोई यहाँ करंट हम क्या किए, यहाँ पास किसी वोल्टेज को छू दिए, तो जो करंट प्रवाहित होगी, तो उस करंट की जो एक स्पीड होगी वो हमारे जो रक्त बह रहे हैं बॉडी में, यहाँ नसों में रक्त बह रहे हैं, तो उसकी स्पीड एक निश्चित होगी। लेकिन हमारे करंट की स्पीड क्या होगी, बहुत स्पीड होगी। उसके रास्ते में जो भी आएगा ना, रक्त तक आए, उसको तो एकदम धकधका के भगा देगा। तो वो स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी स्पीड को हम देखते हैं कि 1 सेकंड में, इसको लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर देती है। इसको 3 में आप लगाएंगे, 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 के पावर 0 बढ़ा दीजिए 8, तो कितना हो गया, सोच सकते हैं आप।
तो इतना दूरी 1 सेकंड में ये तय करती है, इतने स्पीड से भागती है। तो करंट जो है तो इस बॉडी से जब इतना स्पीड भागेगी तो हमारा रक्त वहाँ जो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा चूहे की चाल से, और वहाँ एकदम हिरण आ गई खुद स्पीड से, तो उसको तो एकदम उड़ा ले जाएगा। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे रक्त प्रवाहित हो रहा होता है और करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिकाएँ हैं, वो क्या होती हैं, यहाँ पास काम करना बंद कर देती हैं। तो काम करना बंद कर देती है तो वहाँ पास यदि हमको शॉक लग गया, कोई हम तार को, ये तार हो गया, तार को हम छू दिए और इस तार से यदि कम करंट फ्लो हो रही है तो हम चाहते हैं कि इसको हटा लें, तो उस टाइम पे हमारा हाथ दिमाग काम करेगा। लेकिन वहीं पास करंट का मान जब ज़्यादा हो जाता है तो हम चाह कर भी, दिमाग से सोचते हैं लेकिन चाह कर भी हम उस हाथ को हटाने में हम सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पास जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो काम करना बंद हो जाती है जब यदि करंट का मान ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हमको शॉक महसूस होता है, विद्युत झटका महसूस होता है। अब आप पूछेंगे कि सर आप बताओ कि कितने एम्पियर तक की जो करंट होगी तो उसमें हम अपने को फील करेंगे कि करंट लग रहा, बच सकते हैं, डेथ हो सकती है, वो कितने तक होती है। तो इसमें जो आपको डाटा हम बताएंगे कि कितने मिली एम्पियर, कितने एम्पियर तक की आपको करंट सहन कर सकते हैं आप, और कितनी मिली एम्पियर तक की आपको नहीं, मतलब किसी को निपटा सकती है। तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसको अब हम करते हैं इरेज ना, जगह अपने पास भी नहीं है, इसको आप देख लिए होंगे। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि किसी को यदि 0 एम्पियर से 0 मिली एम्पियर से धारा का प्रवाह हो रहा, हम किसी तार को टच कर दिए, ये हो गया अपना तार, इसको हम टच कर दिए, 0 मिली एम्पियर, ठीक है, कोई मतलब नहीं। 1 मिली एम्पियर अब प्रवाहित हो रही, 2 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही, 3 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही, 4, ठीक है, 5 तक गए, 6 तक गए, 7 तक गए, 8 तक। अब जब 9 मिली एम्पियर हो गई हमारे बॉडी से प्रवाहित हो रही, तो ये जिस चालक तार को मैंने पकड़ के रखा है वह चालक तार से अब हमारे बॉडी में 9 मिली एम्पियर जैसे धारा प्रवाहित होगी तो वो हमको एक शॉक के रूप में महसूस कराएगा और उसको हम आसानी से सहन भी कर पाएंगे कि चलो 9 मिली एम्पियर है, कोई नहीं, मज़ा आ रहा, मतलब सहन कर पाएंगे हम। मज़ा तो जो आता है तो जिसको लगा होगा उसी को पता होगा। तो सहन कर पाएंगे कितना, हम 9 मिली एम्पियर तक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम पुरुष की बात करेंगे तो वह कितना, 9 मिली एम्पियर तक की वो धारा को सहन कर सकता है। 9 मिली एम्पियर वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो ये हम ले लेते हैं किसको, मेल को, ये हम मेल को ले लेते हैं कि वो 9 मिली एम्पियर तक की धारा को सहन कर सकता है। लेकिन जैसे ही 9 मिली एम्पियर से अधिक धारा बढ़ती है, आपकी 20 मिली एम्पियर तक होती है, तो वह धारा फिर आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। फिर आप चाहेंगे कि हम हाथ को अभी तो 9 मिली एम्पियर में हटा लेते थे ये, या ऐसे ऐसे टच कर लेते थे, लेकिन जैसे ही 20 मिली एम्पियर की धारा होती है, उससे अधिक जाती है, तो फिर आपका वहाँ पास जो ये काम करने का जो हाथ वगैरह है वो काम करना बंद हो जाएगा। तो आपके हाथ जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद हो जाएगी और 20 मिली एम्पियर तक की धारा पहुंचती है तो फिर आप वहां चाह कर भी अपना उस पर कंट्रोल खो देंगे, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो वो 50 मिली एम्पियर तक की धारा जब होती है तो वो आपके लिए साबित होती है खतरनाक। लेकिन आप बोले होंगे कि ये मेल के लिए है, किसके लिए है, ये मेल के लिए है, आप फीमेल के लिए फिर नहीं बताएं। तो जो पुरुष होता है तो वो 9 मिली एम्पियर तक की धारा को आसानी से सहन कर सकता है, तो उससे कम एम्पियर तक की धारा में ही महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित मतलब होने लगता है। वो महिलाओं के लिए आप किसी बुक में डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये अनुमानित है कि 6 मिली एम्पियर तक की जो धारा है वो महिलाओं में, जब आप जितना फील करेंगे कि 9 मिली एम्पियर तक की हमको धारा प्रभावित कर रही है, यदि महिलाओं को उतना ही प्रभावित कराना है तो आप 6 मिली एम्पियर की धारा दे दीजिए, उतना ही प्रभाव उनमें डालेंगे।
तो उनको थोड़ा 9 मिली एम्पीयर ज़्यादा प्रभावित कर देगी अपेक्षाकृत पुरुष के। तो यहाँ पास जो खतरनाक धारा होती है वो कितनी होती है, तो यदि 50 मिली एम्पीयर की आपकी बॉडी से धारा फ्लो हो रही तो वह कैसी धारा होती है, खतरनाक, वो डेंजरस साबित होती है। तो यहाँ पास खतरनाक कितना होता है, 50 मिली एम्पीयर की धारा जो होती है वो होती है डेंजरस, वो खतरनाक होती है। अब यहाँ पास बात आती है कि खतरनाक है तो आप ये नहीं बताएं कि वो कितने मिली एम्पीयर में आदमी की क्या होती है, मृत्यु होती है, वो कितनी मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पास 80 से यदि 100 मिली एम्पीयर तक की धारा आपकी बॉडी से क्या हो रही, प्रवाहित हो रही, 80 से 100 मिली एम्पीयर तक की धारा क्या हो रही है, आपके बॉडी से प्रवाहित हो रही। तो इस कंडीशन में हो क्या सकता है, इस कंडीशन में होगा ये कि उस मनुष्य की हृदय गति जो है, हृदय गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हृदय गति रुक जाएगी, जिसको आप बोलेंगे हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे आप, हार्ट अटैक आ गया। तो जो हार्ट अटैक जैसे आता है तो मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यदि इतनी करंट आपके बॉडी से प्रवाहित हो रही तो उस कंडीशन में मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक, हृदय गति रुक जाती है, हार्ट जो दिल है वो काम करना बंद कर देता है। तो फिर आप ये नहीं बताएं कि अक्सर हमने केस सुना है कि उसकी बॉडी झुलस गई है, जल गई है, तो वो कितनी मिली एम्पीयर की धारा रही होगी, कितनी एम्पीयर की धारा रही होगी तो उसकी बॉडी जल गई। तो वो यदि आपको जानना है कि बॉडी जल जाती है तो वो कितनी एम्पीयर की धारा रही होगी, तो यदि आप 2 से 3 एम्पीयर या इससे अधिक धारा को किसी के बॉडी से प्रवाहित कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी बॉडी जो है, शरीर है, वो झुलस जाती है। क्या होती है, झुलस मतलब क्या होती है, जल जाती है। जल मतलब पानी नहीं समझना है यहाँ पास, जल जाती है तो क्या होती है, जल जाती है, तो उसकी बॉडी जल जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से 3 एम्पियर तक, इसको 2 से 3 एम्पियर लिखना है, मिली एम्पियर में नहीं जाना है भैया, किस में लिखना है, एम्पियर। 2 से 3 एम्पियर तक में बॉडी उसकी झुलस जाती है, जल जाती है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आप बोलेंगे कि आप बताएं कि ज़्यादा खतरनाक एसी होती है या फिर डीसी होती है, ज़्यादा खतरनाक एसी होती है या डीसी होती है। आपको इसमें पूरे में आपको इतना डाटा दे दिया और पूछ लिया कि लेट गो करंट हम किसको बोलेंगे, लेट गो करंट किसको बोलेंगे, तो आप इसको किस में ऑप्शन लगाएंगे, इन चारों में। तो यहाँ पास जो 9 मिली एम्पियर है, इसको क्या बोलते हैं, 9 मिली एम्पियर की करंट को आप बोलेंगे यहाँ पास लेट गो। क्या बोलेंगे, लेट गो करंट। लेट गो मतलब वर्तमान में जो धारा जा रही, तो इतनी धारा को आप वर्तमान टाइम में सहन कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लेट गो करंट। तो ये लेट गो करंट हो गया। अब इसमें हम पूछे थे कि कौन सी ज़्यादा खतरनाक होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि डीसी तो खतरनाक होती है, ये वाकई में आपने सही सुना है। लेकिन एक बात ये आती है कि यहाँ पास खतरनाक कौन सी धारा होती है वो बात अलग है, और किस धारा को हम ज़्यादा टाइम तक सहन कर सकते हैं, ज़्यादा एम्पियर तक सहन कर सकते हैं, ये बात अलग है। तो यहाँ पास हम आपको बताएं कि जो एसी करंट होती है उसकी तुलना में डीसी करंट क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। तो यहाँ पास हम घुमा के ना बोलें, सीधा सीधा बोलें तो आपको अधिक बढ़िया समझ में आए। तो सीधे एसी की तुलना में जो डीसी होती है वो होती है अधिक खतरनाक। तो यहाँ लिखते हैं डीसी खतरनाक किसके तुलना में, यहाँ पास डैश लगाते हैं, यहाँ पास लिखते हैं तुलना में, किसके तुलना में, एसी की तुलना में। तो एसी की तुलना में डीसी खतरनाक होती है, परंतु एसी डीसी से क्या होती है, कम होती है। तो एसी यहाँ पास कम
खतरनाक। AC कम खतरनाक होती है, DC अधिक खतरनाक होती है। अब यहाँ पास DC को जो है तो हम जो लेट गो करंट होती है, लेट गो करंट से हम DC को 5 टाइम्स अधिक हम सहन कर सकते हैं। तो जो लेट गो करंट होती है वो कितना होती है, 9 मिली एम्पियर होती है। तो इससे हम अधिक गुना हम सहन कर सकते हैं, कितना, 5 गुना। तो फिर हम DC को जो है तो सहन करने की बात कर रहे हैं। ओके, जो DC को है तो हम 45 मिली एम्पियर तक हम सहन कर सकते हैं। ये सहन हम कितना, एक आध दिन, एक आध दो रात हम नहीं कर सकते, एक आध महीने तक हम पकड़े रहें और हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बाहुबली ये वो, ऐसा नहीं। ये सिर्फ आपको बताया जाता है कि इतना आप झटके से गलती से छू लिए हैं, कोई करंट को छूना चाहता है कंटिन्यू नहीं, तो गलती से आप छू लिए हैं तब के लिए इसमें हम टाइम दे देते हैं आप 3 सेकेंड, कितना, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक आप इस करंट को महसूस कर सकते हैं। एक आध घंटा पकड़ के उसमें ठंडा नहीं जाना है आपको, 3 सेकेंड तक ही वहाँ पास डाटा दिया रहता है कि 3 सेकेंड की बात किया गया है कि आप ये पूरे जो लेट गो करंट है या फिर DC की ये वैल्यू है। तो ये DC जो है तो आप सहन करने की जब बात आती है तो DC सहन कर सकते हैं आप 45 मिली एम्पियर तक, उसमें भी 3 सेकेंड में। तो ये आपकी DC की हो गई। अब आपको ये जानना होता है कि वोल्टेज फिर कितना, आप बताएं नहीं कि वोल्टेज कितना वोल्टेज होगा तो फिर हमको शॉक लग जाएगा। तो करंट की हमने चर्चा कर लिया, लेकिन वोल्टेज की बताएं तो वोल्टेज यदि 90 वोल्टेज से अधिक होगा, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होगी तो फिर वहाँ आपके बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक से आपको एक विद्युत झटका महसूस होगा। तो वो 90 वोल्ट तक आप 80 से 90 वोल्ट तक आप सहन कर सकते हैं। AC की बात कर रहा हूँ, 80 से 90 वोल्ट तक आप सहन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। लेकिन 90 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज उसकी बढ़ेगी तो फिर आपकी बढ़ेगी क्या, ऊपर, आपकी नहीं, मतलब यहाँ पास मनुष्य की यहाँ पास मतलब संभावना बढ़ जाएगी कि उसको ज़्यादा शॉक लगेगा और प्रभावित वो होगा। तो यहाँ पास 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन DC के वहीं पास बात करें तो DC इससे कम वोल्ट में ही अपना असर दिखाने लगती है। तो वो लगभग आपकी 50 से 60 या फिर 60 ओवरऑल मानते हैं तो फिर आप यहाँ पास 50 से 60 ले सकते हैं। 50 से 60 वोल्ट यदि आपकी DC है तो वो DC आपको जो सहन करने के लिए आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो वो कितना, इतना। AC है तो ये AC के लिए है और ये DC के लिए है, तो इतने में आप ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगी, इतना आप सहन कर सकते हैं। तो ये डाटा हो गया AC और DC का। अब बात यह आती है कि यदि उसमें फ्रीक्वेंसी का जो रोल होता है तो AC में होता है फ्रीक्वेंसी, DC में नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर या फिर फ्रीक्वेंसी घटने पर वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज को हम 90 वोल्ट ही हम रखते हैं, लेकिन वहाँ पास फ्रीक्वेंसी को हम घटाएंगे तब उसमें क्या प्रभाव होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे तब उसमें क्या प्रभाव होगा। तो यदि फ्रीक्वेंसी को आप सोचो कि घटाएंगे जब, तो वहाँ पास 50 हट जाए, 40 होगी, 25 होगी, 20 होगी, 10 होगी, 5 हो गई। तो ऐसे में तो फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो फिर जब 5 से 2 हो गई, 0 हो गई, तो जब 0 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो DC का गुण उसमें आने लगेगा, तो फिर वो अधिक खतरनाक हो जाएगी। या फिर फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाते हैं तो फिर उसमें भी हम अधिक खतरनाक होगी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो उसका हम थोड़ा एक डायग्राम, उसके एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं, अभिलक्षण से, कि उसमें क्या प्रभाव हमको पड़ता है। तो यहाँ पास हम करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और यहाँ पास हम करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज़। अब जब हम इसमें क्या किए, लेट गो जो करंट होती है, तो यहाँ पास यदि विभव वोल्टेज क्या है, 0 है, वोल्टेज 90 वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में अपना DC वाला गुण दिखाएगी। तो इस कंडीशन में अपना जब DC वाला गुण दिखाएगी तो ये अधिक खतरनाक साबित होगी, क्योंकि DC में कम वोल्टेज में निपटाता है। तो इसमें यदि फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तब भी यह क्या होगी, हमारे लिए खतरनाक होगी, तब भी क्या होगी, खतरनाक होगी। लेकिन
जब इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, यहाँ पास बढ़ाकर, यहाँ से 0 थी, अब इसके सामने देखे थे यहाँ पास फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर अब इस फ्रीक्वेंसी को हमने कर लिया एक नियत करके इस फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट करके सीधे अब बढ़ाते गए। तो इस दौरान जो हमको यहाँ पास क्या हुआ था, ज़्यादा शॉक लगा था, यहाँ पास ये ज़्यादा शॉक हमको लगा था, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी को हमने कर लिया एक कांस्टेंट। तो इस दौरान जो हमको शॉक लगेगा वो उसके अपेक्षाकृत कम लगेगा, चूँकि यहाँ पास आ गई है क्या, लेट गो करंट, जिसको हम सहन कर सकते हैं, चूँकि लेट गो करंट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। अब अब फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अब हमने क्या किया, बढ़ाया और वोल्टेज को भी बढ़ाया। तो इस कंडीशन में क्या होगी, अधिक खतरनाक होगी। तो जो लेट गो करंट होती है, यहाँ से कांस्टेंट जहाँ फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारी सामान्य, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी का मान घटता है या फिर थोड़ा बढ़ता है, या फिर फ्रीक्वेंसी को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं और साथ में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वो भी होगा खतरनाक। ये चीज़ समझ में आ गई। तो लेट गो करंट की स्थिति में यदि रहेगा, लेट गो करंट का मतलब यहाँ पास 9 मिली एम्पियर, उस कंडीशन में आपको कम शॉक लगेगा। फ्रीक्वेंसी घटती है तब भी अधिक शॉक लगेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ती है तब भी अधिक शॉक लगेगा, सिंपल से बताएं तो। ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ में। अब हमको देखना क्या है कि अर्थिंग मेरा मेन चैप्टर था। तो अर्थिंग कितने प्रकार से होती है, अर्थिंग मुख्यतः 4 प्रकार से होती है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं अर्थिंग को तो वो 2 ही प्रकार की अर्थिंग को पढ़ते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। आपको टाइप में 4 बताया जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको 2 प्रकार की अर्थिंग को ही बताया जाएगा। तो यहाँ पास जो प्लेट और पाइप अर्थिंग होती है वो मेन अर्थिंग होती है। एक राड और पंप, वाटर पंप अर्थिंग होती है वो आपको टेम्परेरी होती है, वो आप कहीं भी कैसे भी कंडीशन में यूज करते रहते हैं। तो वो अर्थिंग आपकी बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन अभी जो पाइप और प्लेट होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किन जगहों पर यूज किया जाता है, उसमें जो लगाए हैं हम पूरी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको डाटा को याद रखना होता है। तो अब हम अर्थिंग के प्रकार को देखेंगे। वो अर्थिंग 4 प्रकार से होती है। अर्थिंग कितने प्रकार से होती है, अर्थिंग 4 प्रकार से होती है। पहली जो हो गई, तो यहाँ पास लिख लें पहले हम अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग के प्रकार, टाइप ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग के प्रकार, पहली जो अर्थिंग हो गई यहाँ पास आपकी प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। दूसरी हो गई पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। तीसरी जो हो गई रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग। चौथी हो गई वाटर टेप, वाटर टेप पंप अर्थिंग। तो ये 4 प्रकार से अर्थिंग होती है, जिसको हम ये वाली पढ़ते हैं और ये वाली पढ़ते हैं। ये तो रॉड अर्थिंग आप घरों में भी यूज किए होंगे टेम्परेरी। अब वाटर टैप, आप कोई नल हो गया, नलकूप हो गया, पंप हो गया, उससे आप तार को ले जाके सीधे बल्ब को जलाइए, जल देगा, तो वो वाटर टैप अर्थिंग हो गई। राड को तो आप सबरी राड छड़ डाल के ज़मीन में 1-1 मीटर का, उससे आप काम किए होंगे, वो अर्थिंग होती है। तो रॉड अर्थिंग होती है वो। तो इसमें पाइप अर्थिंग को हमको पढ़ना होता है, और यहाँ पास प्लेट अर्थिंग को। तो प्लेट अर्थिंग को देखते हैं कि प्लेट अर्थिंग कैसे होती है। इसमें हमको क्या याद रखना ज़रूरी होता है, चूँकि मैं कई एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उसमें हमको इस प्लेट अर्थिंग से प्लेट अर्थिंग से हमको कई जगह इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको बताएंगे क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम प्लेट अर्थिंग, इसके जैसे नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें लगा होगा क्या, प्लेट लगा होगा। तो यहाँ हम प्लेट को बना लेते हैं। ये जो प्लेट होगा तो आपका किस धातु से बना होगा, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो ये प्लेट आपका बना होता है किससे, आप किससे बना सकते हैं बताइए। जीआई का बना सकते हैं या फिर आप कॉपर का बना सकते हैं। तो जीआई या कॉपर का आप प्लेट को बनाते हैं,
और यहाँ लगा देते हैं। इस प्लेट में नमी को देने के लिए आप पाइप लगाते हैं, जिस पाइप से आप क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो ये पानी को डालने के लिए आपके पास ये पाइप हो गई। और यहाँ पास आप अर्थिंग को लगाते हैं तो फिर उसके लिए गड्ढे भी खोदते हैं। हाँ, तो फिर गड्ढे के इस तरह से हम गड्ढे को डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हो गई। अब ये हो गया, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अब पहुँच चुके हैं हम यहाँ पास ज़मीन के ऊपर। ये ज़मीन के ऊपर पहुँच चुके हैं, ये ज़मीन के नीचे की संरचना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी ये क्या, ज़मीन। तो इस ज़मीन के और इस अर्थिंग के बीच की जो आपकी ये लंबाई होगी वो कितना होगी, वो होती है आपकी 3 मीटर। तो 3 मीटर ये पूछ लिया गया है, कितनी होती है प्लेट अर्थिंग में, 3 मीटर ये पूछा गया है। सॉरी। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अर्थिंग वायर को भी डालना होता है हमको। तो अर्थिंग वायर को हम यहाँ पास डालने के लिए एक हम जीआई पाइप का यूज कर लेते हैं। तो वायर हमारा क्या होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अर्थिंग पाइप को हम यहाँ पास ले लेते हैं। अब ये जो अर्थिंग पाइप होता है तो एक इससे बना होता है, जीआई का बना होता है, जीआई का बना होता है। ये जो एक पाइप आपको दिख रही है, इस पाइप का जो व्यास होता है वो होता है कितना, 12 mm। 12 mm व्यास की जीआई पाइप होती है, 12 mm व्यास की जीआई पाइप होती है। अब इस जीआई पाइप से हम एक डालेंगे किसको, वायर को। यहाँ जीआई पाइप से हम डालेंगे एक वायर को। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये वायर होता है आपका जीआई वायर ही होता है। तो ये जीआई वायर आपका 8 SWG का होता है, कितना, 8 SWG का ये मोटा जीआई वायर होता है, SWG 8 SWG का जीआई मोटा वायर होता है। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसके अर्थिंग में हम डालेंगे कोल। कोल डालेंगे इस प्लेट के अंदर, हम गड्ढे में डालेंगे कोल को। तो कोल हम किस लिए डालें, इसमें नमक और कोल का हम क्या डाल दिए, मिश्रण डाल दिए। तो यहाँ पास होता है पूरा नमक और कोल का मिश्रण। इस नमक और कोल के मिश्रण के डालने के पीछे का मेरा जो सिद्धांत था ये था कि इसकी नमी को हम क्या करें, निरंतर बनाए रखें। तो इसकी नमी को हम निरंतर बनाए रखने के लिए इसमें क्या डाल दिया, नमक प्लस लकड़ी। लकड़ी ही लिखना है, कई बार लड़की लिखा जाता है, ठीक ना। लकड़ी का कोयला। तो लकड़ी का कोयला, इन सभी के मिश्रण को हम बोल देंगे क्या, चारकोल। चारकोन का है तो इसको चारकोल, ये तो याद हो जाएगा आपको, सिंपल से याद हो जाएगा। तो इसमें हम नमी को बनाए रखने के लिए चारकोल डालते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो प्लेट है तो हम कितने, इसकी मोटाई की लंबाई की हम इसके प्लेट को लेते हैं। तो यदि हम इसके प्लेट को ले लिए कितना, ये प्लेट यदि इस प्लेट को हम लेते हैं कितना, कॉपर की। तो हम कॉपर की यदि इस प्लेट को लेते हैं तो ये होगी हमारी 60 mm गुणे, mm को हम वहाँ पास लिख देंगे 60 गुणे 60 mm, ठीक है। और यहाँ पास हम ले लेंगे इसकी जो मोटाई होगी तो 3.38 mm इसकी क्या हो गई, मोटाई। तो यहाँ जो 60 है ये क्या है, इसकी 60 mm है, इसकी लंबाई है 60 mm, चौड़ाई है 3.18 यानी 18 mm इसकी मोटाई होगी जो ये प्लेट होगी। यदि यहीं पास हम जीआई की लेते हैं, किसका, जीआई टैग, जीआई की लेते हैं, जीआई धातु की, तो उसकी भी होगी कितना, 60 गुणे 60 mm। परंतु यहाँ पास 3 से हम कितना बढ़ा देंगे, 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 mm। तो इसको हम दोगुना बढ़ा दिए। तो ये डाटा भी
हमारे क्वेश्चन में आ चुका है, ये डाटा भी हमारे क्वेश्चन में आ चुका है। अब इस प्लेट की कैसी है, ये आंतरिक है, ये कैसी है लंबाई पूरी आंतरिक है। बाहर की लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 90 गुणे 90 होती है। कितनी होती है? 90 गुणे 90 mm होती है। तो ये हो गई आपके बाहर की। चलिए इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हम क्या किए, इस पाइप को हम ज़मीन के नीचे डाल दिए हैं, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाते हैं, इसको हम एक ऐसे लगा लेते हैं फनल, एक हम फनल को लगा लेते हैं और इस फनल से हम यहाँ पास पानी को डालने के लिए इसको कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं जाली। तो यहाँ जाली को हम लगा लिए, यहाँ पास हम जाली को लगा लिए। इसको हम बोलेंगे फनल। यहाँ पास फनल हो गया, मतलब एक ढक्कन टाइप का होगा जो भी। तो यहाँ इसके नीचे जाली होती है। अब यहाँ ढक्कन होता है, किसका होता है? जीआई का ढक्कन होता है। शायद एक बार पूछा गया है कि अर्थिंग में, जो प्लेट अर्थिंग में हम ढक्कन की यूज करते हैं वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है जीआई का। जीआई कवर बोलते हैं इसको, जीआई कवर या ढक्कन बोलेंगे। यहाँ पास पूरी होती है, पूरी क्या हमारे सीमेंट कंक्रीट होती है। ये पूरा क्या है? सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट। तो ये सीमेंट कंक्रीट होता है। इसकी भी लंबाई आपको याद रखना है 30 गुणे 30 mm। इधर से इधर की और इधर से इधर की 30 बाई 30 का ये होता है हमारा पूरा होल गड्ढा होता है। गड्ढा तो पूरा बड़ा है, मतलब यहाँ पास जो हमने संग्रहित किया है ये पूरा होगा 30 बाई 30 का। अब इस अर्थिंग में जो वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अर्थिंग का उपयोग हम किन जगहों पर करते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया, सूखी जगहों पर, गीली जगहों पर, पहाड़ी एरिया में। तो इसमें से इस अर्थिंग का यूज हम करेंगे किसमें? नमी आर्द्रता वाले गीली एरिया में करेंगे हम। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग नमी आर्द्रता गीली क्षेत्रों में इसका यूज हम करते हैं। तो इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सूखी वाली एरियो पर नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं? सूखी क्षेत्रों में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो सूखी एरिया में इसका यूज नहीं करते हैं। अब इसमें ये वाली जो पाइप होती है, ये होती है आपकी 19 mm व्यास की, ये जीआई पाइप होती है। 19 mm व्यास की ये होती है आपकी जीआई पाइप। बाकी लगभग इसमें आपको पूरी चीज़ बता दिया गया है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास याद रखना होता है अर्थिंग में। तो ये अर्थिंग को आपको ये प्लेट की लंबाई चौड़ाई याद रखना है 12 mm 8 HWG। और ठीक है, चारकोल नमक नमी को हम बनाए रखने के लिए, क्योंकि अर्थिंग जब सूख जाएगी तो फिर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जबकि हमको अर्थिंग का प्रतिरोध कितना? 5 ओम से ज़्यादा नहीं रखना है। उसको नमी को निरंतर बनाए रखने के लिए हम उसमें चारकोल और नमक को डालते हैं। नमक डालते हैं, कोई आप सिंपल पानी ले लीजिए और शुद्ध पानी ले लीजिए, उसमें हम आयनीकृत, उसमें हम आयंस जब तक नहीं होगा तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। यदि उसमें आप नमक डाल दीजिए उस पानी में तो उसमें उसकी आयंस आ जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना लग जाएगा। तो वहाँ पास हम मतलब उसकी नमी को बनाए रखने के लिए, साथ साथ उसकी प्रतिरोध को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो का प्रतिरोध कम हो जाए, तो वहाँ पास हम नमक उसके लिए डालते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई अर्थिंग के बारे में आज जो हमने सीखा। बाकी आज का तो टाइम हो गया है। बाकी जो पाइप अर्थिंग है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं एक्स्ट्रा में जो बची हुई है। तो एक
इस ख़त्म हो जाएगी। इस नेक्स्ट क्लास में समथिंग आपका यह चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है ये काफ़ी लंबा चैप्टर चला, 12-13 क्लासेस हो गई हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। खैर इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर भी किया, बहुत सारी चीज़ें सीखा हमने और अच्छा खासा मज़ा भी आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उद्देश्य के साथ सीखने के लिए और इसी एनर्जी के साथ, और कुछ नया सीखने के लिए है तो फिर कल सीखते हैं। आज के लिए आप अभी तक बने रहें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मज़ा आ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ओके।